डियर थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस हमने बर्न 5 पार्ट तक के सारे वीडियोस के अंदर अभी तक हमने ये देखा है कि बर्न होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न, डेफिनेशन ऑफ बर्न, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बर्न, मीन्स द डिग्री ऑफ बर्न, सीवियरिटी ऑफ बर्न, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द बर्न, हाउ टू मेजर राइट, बर्न को कैसे मेजर किया जाए, रूल ऑफ 9 ऑफ द बर्न, यहाँ तक की चीज़ें हमने देखी थी। अभी हम रूल ऑफ 9 को ही कंटिन्यू करेंगे कि रूल ऑफ 9 से बेबी की बॉडी पर राइट, बेबी की बॉडी पर यदि बर्न है तो रूल ऑफ 9 से उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन देखा है, डेफिनेशन देखा है, सारे आप पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो क्लिनिकल फीचर्स हमने जो डिस्कस किए हैं उसको अभी हम इस वीडियो के अंदर, जैसे ही ये मेजरमेंट हम समझ लेते हैं, मेजरमेंट के बाद क्लिनिकल फीचर्स को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स पेन, इरिटेशन, इचिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होता है, रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स इसके बढ़ सकते हैं, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट। तो अभी हम पार्ट बर्न 6 को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि बेबी के अंदर या बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर बर्न का परसेंटेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है राइट। यदि कोई पर्सन, कोई बेबी या कोई चाइल्ड यदि जल जाता है, एक हाथ जल गया, एक पैर जल गया, फेस जल गया, तो हम उसके बर्न को, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो मेथड है ये भी किसके अंदर आता है, रूल ऑफ 9 के अंदर ही आता है। तो अभी हमारा रूल ऑफ 9 खत्म नहीं हुआ है। रूल ऑफ 9 को पिछली वीडियो के अंदर हमने रूल ऑफ 9 के अंतर्गत एडल्ट बॉडी को समझा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे पीडियाट्रिक या चाइल्ड की बॉडी को रूल ऑफ 9 के साथ। ओके, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, दो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये आपके सामने दो डायग्राम है, एंटीरियर डायग्राम और पोस्टीरियर डायग्राम राइट। हम यहाँ पर एंटीरियर को समझने के लिए आईबॉल बना देते हैं और ये आपका एंटीरियर बेबी हो गया और राइट, ये हो गया आपका एंटीरियर बेबी और यहाँ पर हम हेयर्स बना लेते हैं राइट। तो ये हो गया आपका पोस्टीरियर बेबी। अब एंटीरियर बेबी और पोस्टीरियर बेबी दोनों, यही बेबी यहाँ पर एंटीरियर है और इसी को हम यदि यहाँ पर पोस्टीरियर कर लेते हैं तो किस तरह से बर्न के परसेंटेज को इसकी बॉडी पर हम देख सकते हैं। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि बेबी का जो हेड है राइट, बेबी का क्या है, हेड। हेड के अंदर एंटीरियर हेड की हम बात करें तो 4.5% राइट, दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हेड की बात करें तो एंटीरियर हेड की बात करें तो 4.5%। यदि हेड एंटीरियरली फेस यदि बर्न हो जाएगा तो ये 4.5% कैलकुलेशन में आएगा। और इसको यदि हम पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ, यदि हेड पीछे भी यहाँ जल जाए, बर्न हो जाए और हेयर सारे डैमेज हो जाए राइट, सारी स्किन यहाँ डैमेज हो जाती है, तो ये कंप्लीट इस हेड को हम कहते हैं 9% राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंटीरियरली 4% ओके एंड पोस्टीरियरली 4%। इस तरह से यदि बेबी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ यदि बर्न इसे हो जाता है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल 9% ओके। यदि कोई बेबी एंटीरियरली फेस में बर्न है उसे हम 4.5% बर्न कहेंगे, और यदि कोई बेबी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में बर्न हो जाता है, कंप्लीट हेड उसका बर्न में आएगा, तो उसको हम कहेंगे 9% राइट। आगे बढ़ेंगे, आर्म्स की बात करें, यदि हम एंटीरियरली हैंड की बात करें राइट, ये हो गया आपका बेबी का हैंड। अब हैंड की हम बात करें तो हैंड में भी इसी तरह से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यदि एंटीरियरली हैंड कंप्लीट बर्न हो जाए, एंटीरियरली हैंड कंप्लीट बर्न हो जाए का मतलब ये है कि शोल्डर जॉइंट से लगा के, यहाँ से लगा के, ये पूरा जो हैंड है, हैंड कंप्लीट यदि बर्न हो जाए तो ये 4% काउंट होगा। और यदि दूसरे हैंड की हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये हैंड का जो परसेंटेज आता है वो 4.5% आता है राइट। इस हैंड का एंटीरियर 4.5, इस हैंड का एंटीरियर 4.5, इसी तरह से पोस्टीरियर हम बात करें तो यहाँ पर भी 4.5 राइट। और इसके अंदर भी ये पूरा आ जाएगा, आर्म्स, फोर आर्म्स दोनों चीज़ें आ जाती है राइट। और पोस्टीरियरली में भी 4.5% आएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो एंटीरियर बेबी यदि आगे सिर्फ जल जाए तो ये 9% हो जाएगा। इसी तरह पोस्टीरियर हैंड भी इसके बर्न में आ जाएंगे तो ये 9% और हो जाएगा। तो यदि हम चारों को यदि हम मिला लेते हैं तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा
18%, कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि बेबी यदि कंप्लीटली हेड में बर्न हो जाता है, कंप्लीट हेड एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों बर्न हो जाएगा तो ये 9% कहलाएगा। लेकिन यदि बेबी के दोनों हाथ आगे पीछे दोनों जगह से बर्न में इन्वॉल्व्ड हैं तो ये कहलाएगा 18%, राइट, 18%। आगे बढ़ेंगे, लेग्स की बात करें, इसी तरह से बेबी के जो लेग है जैसा हेड में रहता है वैसा ही लेग के अंदर रहता है, जैसे हेड में है वैसे ही लेग के अंदर रहता है। लेकिन रेशो जो है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेशो कैसा हो जाएगा, डबल। कहने का मतलब ये कि इस लेग का एंटीरियर इन्वॉल्व होना, राइट। यदि ये लेग का जो एंटीरियर पोर्शन है, इस लेग का कंप्लीट एंटीरियर पोर्शन है, ये इन्वॉल्व होता है तो 9% बर्न कहलाएगा। इसी तरह से ये लेग भी इन्वॉल्व हो जाता है तो 9% और काउंट करेंगे हम, राइट, ओके। इसी तरह से यदि कोई एक लेग पोस्टीरियर भी इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें 9% हम और जोड़ देंगे, राइट। और उसी तरह से दूसरा लेग भी यदि उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसको भी हम 9% और जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का हाथों का मिला के 18% हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पे हम दोनों लेग्स का आगे पीछे दोनों मिला के हम यहाँ पे कितना लिखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल परसेंट 36%, 36%, राइट, 9 चक 36। अब इसके अंदर किस तरह से लेग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंटीरियरली तो ये 9% कहलाएगा, एंटीरियरली तो ये 9% कहलाएगा, लेकिन पोस्टीरियरली भी इसके दो पार्ट हो जाते हैं। पोस्टीरियरली इसके दो पार्ट ऐसे हो जाते हैं कि जो ये टोटल 9% है उसमें से बटक्स का तो 2.5% रहता है और लेग का 7% हो जाता है, राइट। बटक्स का 2.5% के आसपास और ये 7, तो लगभग ये 9%, राइट। 9.5 हो रहा है वैसे, लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट ट्रंक का भी आ जाता है, राइट। पोस्टीरियर ये एब्डोमिनल का आ जाता है, इसलिए हम राउंड फिगर में आप कह सकते हैं कि रफली यदि हम याद रखें, राइट, तो यहाँ पर 9.5 इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। यदि कोई अलग से बटक्स का पूछे तो 2.5 आंसर है, कोई कंप्लीट लेग का पूछे तो 9 आंसर है, राइट। और बटक्स को छोड़ के यदि पोस्टीरियर का पूछे तो 7% आंसर है और कंप्लीट एंटीरियर पूछे तो 9% आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इसमें जो ग्रोइन है, राइट, तो एडल्ट के अंदर हमने ग्रोइन या पेरिनियल एरिया को 1% कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी 1% कैलकुलेट होगा। कौन सा, ग्रोइन का एरिया 1% कैलकुलेट होगा, तो ये 1% हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास हेड का परसेंट कैलकुलेट कर लिया हमने, हैंड कर लिए, लेग्स कर लिए, ग्रोइन कर लिए। अब आगे ट्रंक की बात। ट्रंक में क्या होता है कि एंटीरियर जो ट्रंक है, राइट, एंटीरियर ट्रंक को हम यहाँ से इतना कैलकुलेट करेंगे, राइट। यदि एंटीरियर ट्रंक की हम बात करें, ये पूरा एंटीरियर ट्रंक, तो बेबी का आप देखना, बेबी की बॉडी को देखना, एंटीरियर ट्रंक जो होता है ये परसेंटेज बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो होता है 18%, 18%। एडल्ट की तरह ये सरफेस एरिया को घेरता है। लेकिन यदि हम उसी बेबी के पोस्टीरियरली परसेंटेज को देखें तो ये 13% हो जाता है। कितना हो जाता है, 13% हो जाता है। तो बाकी 5% कहाँ गया, बाकी 5% ये इसमें आ गया, हिप में कैलकुलेट हो गया, राइट। तो आपको अब ये टोटल जोड़ते हो तो 13 ये हो गया और 2.5 ये दोनों तरफ हो गया, तो 18 यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। और अदर में इसमें 7% अलग से यदि आप गिनोगे तो 7% काउंट किया जाता है, लेकिन कंप्लीट लेग का यदि आप कहते हो उसमें जिसमें बटक इन्वॉल्व है तो वो 9% के रेशो में काउंट किया जाता है। तो ये हो गया टोटल बेबी का, या आप कह सकते हो इन्फेंट, राइट। स्पेशली कौन सा बेबी, इन्फेंट। ये रेशो हमने जो देखा है वो किसका है, इन्फेंट का है। तो एक तरह से आइडियल परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो गया, बर्न परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इतने परसेंटेज की बात क्यों कर रहे हैं, तो बर्न का जो ट्रीटमेंट है वो उसके परसेंटेज पर ही डिपेंड करता है। बेबी कितना परसेंटेज बर्न है या पर्सन कितना परसेंटेज बर्न से सफर्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि उसे ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, राइट। उसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट कितना देना है, उसे
प्लाज्मा कितना देना है, ब्लड वॉल्यूम कितना देना है, ग्लूकोज कितना देना है, सब डिपेंड करता है कि पर्सन को कितना % बर्न है, उसे रेफर करना है या नहीं करना है, सर्जरी की नीड है या नहीं है, आईसीयू में रखना है या नहीं रखना है, सब डिपेंड करता है बर्न के परसेंटेज पर। उसके क्लिनिकल फीचर्स भी डिपेंड करते हैं बर्न के परसेंटेज पर और बर्न की डिग्री पर। तो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम यदि किसी चाइल्ड की बात करें, राइट, ये अभी था हमारे पास नियोनेट का, किसका था, नियोनेट, या हम इसको कह सकते, सॉरी, इन्फेंट, ये किसका था, इन्फेंट, इन्फेंट का परसेंटेज हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चाइल्ड का परसेंटेज, राइट। तो चाइल्ड के परसेंटेज के लिए हम फिर से चाइल्ड का एक डायग्राम बना लेंगे। तो आप भी बनाइए। ये हो गया चाइल्ड का फेस, राइट, ये हो गया चाइल्ड का नेक, ये हो गया चाइल्ड का बॉडी, और ये हो गया चाइल्ड का ट्रंक, चाइल्ड का एब्डोमेन, चाइल्ड का लेग, और चाइल्ड का लेग फोल्ड किया है क्योंकि चाइल्ड इस तरह से, ये अपन ने लेग इसको फोल्ड कर दिया है, स्पेस कम होने की वजह से हमने लेग को क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया है, और ये इसके फिट हो गए। अब हैंड की बात करें तो ये हो गया हैंड, ठीक है। इस तरह से ये शक्तिमान आपके सामने तैयार। अब हम आगे देखेंगे 18% ऑफ बर्न फेस का, राइट, फेस का कितना याद रखना है, 18%, और यहाँ पे लिख देना है चाइल्ड, चाइल्ड के लिए, राइट। चाइल्ड का जो परसेंटेज है वो 18% फेस का रहता है, और 18% जो है वो बैक का भी इसमें रहता है, राइट। 18% एंटेरियर, 18% पोस्टेरियर। जी हाँ, एंटेरियरली ये 18% रहेगा, प्लस पोस्टेरियर का भी 18, क्योंकि चाइल्ड का हेड थोड़ा बड़ा होता है, राइट। तो पोस्टेरियर का भी 18% यहाँ पर हम काउंट करते हैं। तो टोटल 36% तो यहीं पे हो गया। अब आगे बढ़ेंगे चेस्ट। तो चेस्ट में इसको टोटल कहा गया है 18%। चेस्ट का कितना कहा गया है, 18% यहाँ पे बताया है। इसके बाद हैंड की बात करें, ये हैंड एंटेरियर पोस्टेरियर 9% हो गया, ये हैंड एंटेरियर पोस्टेरियर 9% हो गया, ओके। और लेग जो है, ये लेग हो गए 13.5% इधर वाला लेग और 13.5% इधर वाला लेग। तो इस तरह से ये कंप्लीट इन्होंने परसेंटेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, और पेरिनियल का 1% एरिया। बस आपको इतना याद रखना है, ओके। और ये लगभग आपके काफ़ी है, चाहे परसेंटेज एरिया अकॉर्डिंग टू द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडल्ट, इन्फेंट और चाइल्ड तीनों के परसेंटेज हमने यहाँ पर बताए। और आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर और ज़्यादा डीप रहता है, जैसे कि हैंड 9% है, तो इसमें आर्म्स कितना है, फोर आर्म कितना है, चेस्ट कितना है, एब्डोमेन कितना है, राइट। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा डीप करने पर हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। यहाँ पर हमको मैनेजमेंट पे, बर्न के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे, रूल ऑफ 9 क्या है, इन चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा होना है, और वो हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो इसीलिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो आपको डिस्कस करके एक बार बता दे रहा हूँ मैं, कि पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया। तो सर पिछली क्लासेस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन, राइट। इसके बाद हमने देखा डिग्रीज ऑफ बर्न, ओके, और टाइप्स भी देखे थे, राइट। टाइप्स किस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न, थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इस तरह से टाइप्स देखे थे। और वही इसकी क्या हो जाती है, इटियोलॉजी हो जाती है, वही इसकी क्या हो जाती है, इटियोलॉजी हो जाती है। जो टाइप्स है वही उसका क्या है, इटियोलॉजी। केमिकल बर्न का इटियोलॉजी केमिकल हो गया, थर्मल बर्न का इटियोलॉजी थर्मल अटैक हो गया, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी का बर्न इलेक्ट्रिसिटी अटैक हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर हमने मेजरमेंट देखा, हाउ टू मेजर द बर्न, और उसके अंदर हमने परसेंटेज देखे, बर्न के परसेंटेज, और इस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, टोटल बर्नड सरफेस एरिया, TBSA बोलते हैं। क्या बोलेंगे, TBSA, टोटल बर्नड सरफेस एरिया। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमने पिछली क्लासेज में जो डिस्कस करी थी। और इस क्लास में हमने देखा कि चाइल्ड के अंदर, बेबी के अंदर बर्न का परसेंटेज कैसा रहता है, और इन्फेंट के अंदर बर्न का परसेंटेज कैसा रहता है, ये चीजें देखिए। आगे बढ़ते हैं कि बर्न को क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं।
तो क्लिनिकल फीचर्स को समझने के लिए आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहली चीज़ तो ये कि क्लिनिकल फीचर्स में जो पेन होता है, राइट, क्या होता है, पेन। तो ये पेन जो है वो कैसा होता है, तो ये पेन जो है वो, पहली बात तो पेन जो है वो बर्निंग सेंसेशन का होता है, राइट, बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग हो सकता है। दूसरा ये पेन जो है वो ईचिंग भी हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट डिग्री बर्न है तो उसके अंदर पेन वो ईचिंग फॉर्म में होता है, राइट। इसके बाद जो डिग्री, यदि थर्ड डिग्री हो जाए, नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाए, तो वहाँ पर पेन एब्सेंट रहता है। ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था, नर्व एंडिंग्स होने के कारण से पेन के सेंसेशन वहाँ पर नहीं रहते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्न के अंदर दूसरा रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्न जैसे होता है तो यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और फ्लूइड वॉल्यूम के लॉस होने के कारण से, फ्लूइड वॉल्यूम के लॉस होने के कारण से आपके जो पर्सन है, पर्सन के अंदर हाइपोटेंशन, राइट, हाइपोटेंशन हो सकता है। दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने के कारण से रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। इसके बाद जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, प्रॉपर अमाउंट के अंदर वाटर जो है या वाटर लॉस हो गया है या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है, राइट, तो यहाँ पे जो वाइटल ऑर्गन है, दो वाइटल ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया और लंग्स हो गया, राइट, दो वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स और ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ब्रेन और किडनी। तो इस तरह से जो फंक्शन है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन और किडनी, इस तरह, और लीवर हो गया, तो ये इस तरह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये अपना फंक्शन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, और ये अपना फंक्शन इम्पेयर कर देते हैं या अपने फंक्शन को रोक लेते हैं या प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए पर्सन के अंदर जब फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है और तो उसको ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है, राइट, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डिमांड बढ़ा देते हैं। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हार्ट है और लंग्स जो हैं वो फंक्शन करना स्पीड कर देंगे, राइट, ये स्पीडली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्पीडली अपना फंक्शन करेंगे, क्योंकि ब्रेन इनको ये करवा रहा है। ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में O2 नहीं मिल रही है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट और लंग्स को अलर्ट कर देता है, एक्टिवेट करता है, अपने फंक्शन की स्पीड को बढ़वाता है। लेकिन उसी कारण से इन ऑर्गन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, O2 की और इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनका काम इनका बढ़ा दिया है, इनका फंक्शन, ब्रेन ने इनको ज़्यादा फंक्शन करने को बोला है, तो इनको भी तो एनर्जी चाहिए, राइट, तो इनको इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड वॉल्यूम की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, और इस कारण से ये एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये अपने फंक्शन स्टॉप कर सकते हैं, या कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट के सिम्टम्स भी इसमें आते हैं, जो कि लास्ट स्टेज में आते हैं। लेकिन उसके पहले यदि रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, राइट, रिहाइड्रेशन कर दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए या फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, ब्लड को रिप्लेस कर दिया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए, और इस कमी को यदि पूरा कर दिया जाए समय रहते हैं, तो ये ऑर्गन्स अपने फंक्शन को खोने से बच सकते हैं, अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में आगे और ये कहना चाहूँगा कि जो क्लिनिकल फीचर है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट, यूरिन आउटपुट, किडनी फेल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, राइट, और टेकिपनिया, इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं वो क्लिनिकल फीचर्स में आपको लिखना है। अब और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये तो बिगनिंग में जो होता है, मैंने आपको चीज़ें बताई, ये जैसे कि ये टिश्यू है, टिश्यू की सेल्स डैमेज हो गई, और टिश्यू की सेल्स जब डैमेज होती है तो सेल्स का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इस सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा, इस फ्लूइड के अंदर इन्फ्लामेटरी एजेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे, और इन्फ्लामेशन से एडिमा, रेडनेस, पेन, फीवर, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एडिमा, रेडनेस, पेन, फीवर क्यों आए, ये भी रीजन मैंने आपको बता दिया।
तो ये सब चीज़ें क्या है, सारे क्लिनिकल फीचर्स है, कैसे जनरेट होते हैं वो आपको लिखना है इसके अंदर, नोट्स के अंदर। तो ये हो गया पेन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, हाइपोटेंशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लॉस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, रेडनेस, एडिमा, पेन, फीवर। इस तरह से ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बर्न में आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, यदि बर्न इसी तरह से बढ़ता गया, राइट, तो इसमें क्या होता है, बर्न बढ़ता क्या गया मीन्स बर्न तो एक बार जो हुआ है हो गया है, लेकिन उसकी यदि कंडीशन बढ़ती जाती है और टिश्यू में यदि वापस रिकवरी नहीं होती है और यदि सुधार नहीं आ पाता है तो उसमें लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड जो भी ऑर्गन है, जैसे कि लेग जल गया तो लेग फिर फंक्शन अपना लॉस कर देगा। हो सकता है कि पेशेंट की बोन या लिगामेंट्स डैमेज हो जाने की वजह से वो अपने मूवमेंट, वॉकिंग का काम नहीं कर सकते हैं या मूवमेंट का इसमें प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। हैंड में यदि डैमेज है तो हैंड रिलेटेड एक्टिविटी डैमेज हो सकती है, राइट। एब्डोमेन में है तो इंटेस्टाइन रिलेटेड फंक्शन इसमें लॉस हो सकते हैं। ये सब था क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्लिनिकल फीचर्स के बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाए, राइट। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसमें ये है कि फर्स्ट जो इसमें रहता है वो तो यह रहता है कि वाइटल साइन मॉनिटरिंग करी जाती है, क्योंकि बर्न एक तरह से इमरजेंसी कंडीशन है और इमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहले वाइटल साइन मॉनिटरिंग की जाएगी। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, लेकिन वाइटल साइन मॉनिटरिंग सबसे पहले की जाती है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, अदर फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी है, और मेडिकल हिस्ट्री, जो कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। अब इनके होने के बाद पेशेंट को कंटिन्यूसली वाइटल साइन मॉनिटरिंग करनी है। और पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, वाइटल साइन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि बीपी डाउन हुआ है या फ्लूइड लॉस हो गया है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, राइट। और पेशेंट का जो है अपना ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लॉस हो गए हैं, यूरिन आउटपुट कम आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपकी इमरजेंसी रूप में ये किया जाना चाहिए, वाइटल साइन मॉनिटरिंग फर्स्ट। नेक्स्ट, जैसे ही पेशेंट यदि एडमिट हो जाता है और ऐसा कुछ है तो यहाँ पर, राइट, यदि स्मॉल लेवल है तो वो रेफ़र किया जा सकता है, स्मॉल बर्न है रेफ़र किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी है तो इसे इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर जो जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल्स में तो यहाँ पर CBC, राइट, CBC चीज़ें चेक की जाती है। CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, RBC कितने डैमेज हुए, राइट, RBC कितनी कम आ रही है, या फिर WBC कैसी है या प्लेटलेट कैसी हैं, तो इनके अमाउंट को चेक करने के लिए CBC किया जाता है। इसके बाद बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, इन्फ्लामेशन वगैरह आता है तो इसके अंदर ESR भी चेक किया जाता है। और इसके अंदर जैसे पर्सन को क्लॉटिंग रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है, राइट, किसी को पहले से हीमोफीलिया है, क्लॉट वगैरह नहीं होता है और इंजरी हो गई है, उसको बर्न रिलेटेड बहुत सारे इंजरी हो गई है, तो उसका CT, PT, BT, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, इस तरह से पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTT, INR, इंटरनेशनल रेशो, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोफाइल के अंदर। और किडनी लीवर फंक्शन रिलेटेड भी यहाँ पे टेस्ट की जाती है, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन, राइट, यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन जैसी चीज़ें चेक की जाती है। और यदि लीवर पे डाउट है, लीवर डैमेज यदि हुआ है तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। और ये है एमाइलेज, लाइपेज, SGOT, SGPT, इस तरह से जांचें यहाँ पर की जाती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखनी है। ये सारी चीज़ें होने के बाद यदि पेशेंट की बोन या मसल्स रिलेटेड डैमेज यदि है तो एक्सरे, CT स्कैन, MRI भी यहाँ पर करी जा सकती है। एक्सरे, CT स्कैन, MRI डिपेंड करता है कि पेशेंट के जो वुंड हुआ है, जो बर्न हुआ है, वो कितना डीप है, कितनी डिग्री का बर्न है और कितना बॉडी सरफेस एरिया का है और कौन से एरिया का है, हेड का है, नेक का है, बर्न कहाँ का है, राइट। तो वहाँ से रिलेटेड ऑर्गन की एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए हम
सारी तरह की जांचें करते हैं। डिपेंड करता है ये कि कौन सी जांच पेशेंट को करवानी है और कौन सी जांच नहीं करवानी। वो किस पर डिपेंड करता है? पेशेंट के साइट पर, पेशेंट की सीवियरिटी पर, पेशेंट के परसेंटेज पर और बॉडी रेस्पॉन्स पर, बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स पर, सब पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नर्सिंग इंटरवेंशन, राइट। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग रोल क्या क्या है और मैनेजमेंट ऑफ बर्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। मैनेजमेंट ऑफ बर्न और नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो की साइज लंबी होने से, साइज ज़्यादा होने से हम इसको स्टॉप कर रहे हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि बर्न का मैनेजमेंट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर से, राइट। तो उसे भी कंटिन्यूअसली देखें और ऑल द बेस्ट। अब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड नोट्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।